नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता कन्हैया कुमार का। आज हम बात करेंगे कन्हैया कुमार, जो जेएनयू छात्र संघ के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, एक क्रांतिकारी नेता के रूप में देश भर में जाने जाते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के एक तरह से बिहार में जो चुनावी अभियान चलने वाला है 2025 के विधानसभा चुनाव में, उसमें कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि वो कन्हैया कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का फैसला है। अब देखिए, अब इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो रहा है। साइड इफेक्ट तो ये हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी दल है बिहार में, जैसे राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय जनता दल ने ही आज तक 5 साल पहले, जब से कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी की राजनीति में आए हैं, तब से लेकर आज तक लालू परिवार ने ही कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में शामिल होने पर एक तरह से अघोषित रोक लगा रखा था। अघोषित रोक क्यों था? इसलिए था कि कन्हैया कुमार की बिहार की राजनीति में सक्रियता से ऐसा माना जाता है राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेताओं के द्वारा कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक सेहत पर खराब असर पड़ेगा। उनको ऐसा लगता है, लालू परिवार को, कि तेजस्वी यादव की बिहार की राजनीति में सक्रियता से तेजस्वी यादव की जो पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो वोट बैंक है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक मतदाता, साथ ही जो दलित और जो वामपंथी स्वभाव के बिहार के जो मतदाता है, उनके बीच तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सेकंड चॉइस बन जाएंगे। तो ये अनुमान था, एक परसेप्शन था राष्ट्रीय जनता दल का। चूंकि परसेप्शन में इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक ये टेस्टेड नहीं था, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस ने इसे टेस्ट करने का मन बना लिया है और कन्हैया कुमार की बिहार की राजनीति में एक तरह से लैंडिंग हो गई है। कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं, इसकी घोषणा कांग्रेस के अलाकमान और कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रभारी महासचिव कृष्णा अल्लावरू ने कर दी है। नंबर 1। नंबर 2, अब इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ रहा है ये देखिए। इसका इफेक्ट सबसे पहले पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपको पता है, कांग्रेस का जो वर्तमान प्रदेश नेतृत्व है अखिलेश प्रसाद सिंह, ऐसा माना जाता है कि वो राहुल गांधी की तुलना में, प्रियंका गांधी की तुलना में लालू प्रसाद यादव के अधिक नजदीक है। नंबर 1। नंबर 2, ये बात भी मानी हुई है कि लगातार विगत 15 से 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के बिहार में जितनी भी नियुक्तियां होती है, उसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की सहमति निश्चित रूप से होती है, चाहे वो पार्टी पदाधिकारी के रूप में हो, चाहे फिर विधानसभा या लोकसभा में टिकट वितरण के काम में हो। ठीक है, उसमें एक तरह के लालू प्रसाद यादव का हस्तक्षेप रहता आया है। तो कन्हैया कुमार की बिहार की राजनीति में लैंडिंग से सबसे जो पहला प्रभाव पड़ा है वो कांग्रेस में आंतरिक पड़ा है कि तेजस्वी जो अखिलेश प्रसाद सिंह का गुट है कांग्रेस में, वो किसी भी प्रकार से इस फैसले को पचा नहीं पा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, प्रभाव पड़ा है, जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जिन कारणों से विरोध कर रहे थे, उन कारणों से ही वो दोनों बेचैन है। मैंने पहले ही कहा, दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक में जो अभी तेजस्वी यादव के साथ है, लेकिन लोकप्रियता तेजस्वी यादव की तुलना में कई कारणों से कन्हैया कुमार के में ज्यादा है। कारण है उसका, कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव से अधिक बेहतर वक्ता है। कन्हैया कुमार एक तेजस्वी यादव की तुलना में अधिक पढ़े लिखे भी है। कन्हैया कुमार का जो एक बैकग्राउंड रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का, और उसके साथ जो देश के एक बुद्धिजीवियों का जो एक सपोर्ट है, जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट है, चाहे वो मैंने एक तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो, आप सब दर्शक समझ रहे होंगे कि वैसे जो वैचारिक रूप से जो ऐसे लोग जो अपने आप को कहते हैं कि गोदी मीडिया के वो विरोधी है, ठीक है, तो ऐसे सभी लोगों का समर्थन एक तरह से कन्हैया कुमार के साथ ज्यादा है तेजस्वी यादव की तुलना में। ठीक है, तो इसका नुकसान तेजस्वी यादव को हो सकता है। ठीक, तीसरा जो सवाल उठ रहा है कि जैसे प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी इसलिए लॉन्च की थी कि प्रशांत किशोर को यह एहसास हो गया था कि जो भाजपा विरोधी वोटर्स है, उसमें जो विशेष रूप से मुस्लिम मतदाता है, उनका अब तेजस्वी यादव फर्स्ट चॉइस नहीं रहा है।
और नीतीश कुमार के बीजेपी के खेमे में जाने के बाद ऐसे जो मतदाता है, जो अल्पसंख्यक और भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो मतदाता है, उनके लिए कोई अलग चॉइस जो है नहीं है, विकल्प नहीं मिल रहा है। तो प्रशांत किशोर ने अपने आप को उस विकल्प के रूप में खड़ा किया। इसीलिए आपने देखा होगा प्रशांत किशोर की इधर विगत 6 महीने की रणनीति को कि लगातार उनका हमला भारतीय जनता पार्टी पर होता रहा और वो भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो वोटर समूह है, जो मतदाता समूह है, उसके डार्लिंग फिगर के रूप में अपने आप को उभरते हुए दिखने की रणनीति बनाते हुए ही व्यस्त दिखे हैं। ठीक है, तो ये एक सवाल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि घाटा अब इन सभी को घाटा हो रहा है, अखिलेश प्रसाद सिंह को घाटा हो रहा है, लालू यादव के परिवार को घाटा हो रहा है, प्रशांत किशोर को घाटा हो रहा है। ठीक है, लेकिन फायदा किससे हो रहा है? क्योंकि मीडिया में आप देखेंगे, चाहे वो ट्रेडिशनल मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि कन्हैया कुमार की बिहार की राजनीति में सक्रियता से तेजस्वी यादव को नुकसान होगा, लालू यादव को नुकसान होगा, प्रशांत किशोर को नुकसान होगा। लेकिन फायदा किसको होगा? किसी न किसी को तो फायदा होगा। सवाल यह है कि कन्हैया कुमार को फायदा होगा, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या कन्हैया कुमार को इतना फायदा होगा कि कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवा सकते हैं? ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कन्हैया कुमार की लोकप्रियता हो सकती है, राहुल गांधी की लोकप्रियता हो सकती है बिहार में, जो बीजेपी के विरोधी वोटर समूह है, मतदाता समूह है, उनके बीच राहुल गांधी भी लोकप्रिय है, कन्हैया कुमार भी सबसे अधिक लोकप्रिय है क्षेत्रीय स्तर पर। लेकिन क्या वो इतने अधिक संख्या में है जो वोटर में ट्रांसलेट होकर चुनाव में सीटें निकाल सके? ये तो दिखता नहीं। कारण क्यों? इसलिए नहीं दिखता कि कांग्रेस को लोकप्रियता को सीट में ट्रांसलेट करने के लिए जो संगठनात्मक आधार चाहिए, वो संगठनात्मक आधार कांग्रेस के पास अब बचा नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इधर 6 महीने के अंदर, वैसे कन्हैया कुमार ने पदयात्रा करने की घोषणा की है कि नौकरी के लिए मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पदयात्रा करेगी। तो ये एक सवाल है, तो उसके माध्यम से भी संगठन कुछ हद तक खड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है दूसरा कि फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इससे फायदा, अगर कांग्रेस को फायदा होगा ये बात सही है, कन्हैया कुमार को फायदा होगा ये सही है, लेकिन क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा? मेरा मानना ऐसा है कि कन्हैया कुमार वह फिगर है जो एक तरह से बिहार की राजनीति में ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा कारण, जरिया बन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, ध्रुवीकरण का जरिया बन गए कन्हैया कुमार, तब तो सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्यों? इसलिए कि तब चुनाव का जो नैरेटिव है, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का नैरेटिव, तो फिर लालू यादव नहीं तय करेंगे, तो फिर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का सुशासन नहीं होगा मुद्दा, लालू यादव का जंगल राज मुद्दा नहीं होगा, तेजस्वी यादव की नौकरी माने कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई नहीं होगा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी और कन्हैया कुमार के बीच जब लड़ाई होगी, तो मुद्दा होगा अफजल गुरु की बरसी, मुद्दा होगा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मतलब वो सभी नारे इस चुनाव के का नैरेटिव तैयार करेंगे, जो नारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 16 फरवरी को लगाए गए थे। आपको याद होगा बिहार में बेगूसराय से, अपने गृह जिला से कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे 2019 का लोकसभा का, गिरिराज सिंह के मुकाबले थे। क्या परिणाम हुआ? कन्हैया कुमार 4 लाख वोट से हार गए थे भाई। अब केवल खुद नहीं हारे, बल्कि बिहार में 39 सीटें जीत गई थी एनडीए। तो क्या कन्हैया कुमार के आने से एक बात तय है कि राजद को नुकसान होगा, प्रशांत किशोर को नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। लेकिन साथ ही मेरे जैसे व्यक्ति को तो यह समझ में आ रहा है कि जितना फायदा कांग्रेस को होगा, उससे अधिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और यह लड़ाई बिहार में आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी। और आमने सामने की लड़ाई में अगर कन्हैया कुमार वर्सेस बीजेपी लड़ाई हो गया अगर, तो परिणाम क्या होगा, इसका अनुमान लगाना बिहार के मतदाताओं के लिए बहुत ही मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है बहुत ही आसान होगा।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।